अपना बचपन कैसा बीता? मिडिल स्कूल तक पैर में चप्पल पहनकर हम लोग नहीं जाते थे। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे ही है सर। चटाई पे पढ़ाई, बोरा पे बैठकर पढ़ाई। उपेंद्र कुशवाहा कुश्ती खेले हैं कि नहीं कभी? डंका लगता था, डंका लगना। अच्छा, कबड्डी खेले हैं इसीलिए सबको छका रहे हैं। दादाजी का डेथ भी हो गया काफी पहले। माता जी हैं, आज भी हैं, मेरा सौभाग्य है। आज भी वैसे ही डांटती हैं उपेंद्र कुशवाहा को? कैसन होता? अच्छा तो ये शुरुआत कैसे हुई इसकी? हमारे यहाँ जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी का आना जाना यदा कदा होता था। उनको नहाने के लिए पानी, कुआं से पानी निकाला जाता था उससे। जी, पार्टी भी अपने बदली, पार्टियां भी बनाई आपने, लेकिन चूक हो गया कि आपको लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे। तो कभी लालू जी आपको प्रभावित नहीं किए? जो कर्पूरी जी का मूल्य है वो नीतीश जी के ज्यादा करीब है, बनिष्पत लालू प्रसाद। कुछ इस तरह का काम उन्होंने किया कि धीरे धीरे समाज से कटते चले गए। तो ये विचारधारा टकराती होगी आपस में। बिहार की वर्तमान राजनीति है, आपके हिसाब से किस दिशा में जा रही है? बिहार के लोग जात के आधार पर वोट देते हैं। नीतीश कुमार को आपको क्या लगता है कैसे याद किया जाएगा? इधर उधर वाला जो मामला बता रहे, उसके चलते उनका खुद का समय थोड़ा बर्बाद जरूर हुआ है। कि नीतीश कुमार के रिश्ते जो हैं बहुत उतार चढ़ाव वाले आपके रहे, क्यों? इसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से हम नहीं कर सकते। युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों में। कुछ न कुछ मजबूरी रहती है, तभी इस तरह का डिसीजन। तेजस्वी को आप कैसे देखते हैं? सीएम मटेरियल? कहीं से दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है। बीजेपी में दखल है आरएसएस का? अब ऐसा नहीं होगा। मतलब मकसद एक ही, उपेंद्र कुशवाहा को हराना। मेंबर पार्लियामेंट तो हम बन ही गए। एनडीए की तरफ से कुछ बन रहा है, फुल प्रूफ प्लान। दूध से मुंह जल जाता है तो मट्ठा भी आदमी फूक फूक कर पीता है। तीसरी लाइन तो खींचने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। एनडीए के वोट को डिवाइड करके आप फिर कोई तीसरी चीज कर लीजिए, कहाँ संभव? सिवान में पता नहीं क्या बतिया लिए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो सीटें मिलेंगी, दहाई में वो सीटें होंगी। शाहाबाद के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। जहां 2020 में भी लगभग एनडीए का सफाया हो गया था। आप एनडीए में रहेंगे, मन बना चुके हैं? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो एनडीए को टूटने नहीं देंगे उपेंद्र कुशवाहा? ये तो तानाशाही जैसी बात हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी मैडम चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसा लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जीत गए, लेकिन धड़ाम हार गए। तो उस समय आखिर हुआ क्या था? हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है आरएसएस की तरफ से। प्रधानमंत्री जी के कारण हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कचरी मूली परेशान करता है। चलिए, मिठाई तो आप मन बांध लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं और जिनकी एक बहुत बड़ी पहचान है, अलग पहचान है। यह शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो एक तरफ यह समाज सुधारक की भी इनकी पहचान है, वहीं एक बेबाक राजनेता भी हैं। हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज हार्ट के पॉडकास्ट में। सर, जैसे आप शिक्षक रहे हैं तो लगता है कि वो अब भी बात है, क्योंकि आप जहाँ भी रहते हैं तो आसपास एक वातावरण जो है अनुशासन वाला हो जाता है, चाहे वो आपके कार्यकर्ता हों या फिर आप जनता के बीच में जाते हैं। देखिए, हर व्यक्ति विद्यार्थी भी है और हर व्यक्ति शिक्षक भी है, और पूरे जीवन आदमी उस तरह से रहता है, क्योंकि हर क्षण हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, किसी से सीखते रहते हैं। तो सीखने की बात जहाँ आ गई तो विद्यार्थी आदमी हो गया। और सामने कोई है, अगर कहीं कुछ उस तरह की बात है तो अपनी ओर से भी आदमी कुछ सजेशन देता है। तो जहाँ लोगों को हम सजेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ शिक्षक की भूमिका हो जाती है। तो हर आदमी में ऐसा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उस रूप में। हाँ, इतनी बात ठीक है कि अनुशासित आदमी को रहना चाहिए, यह मुझको पसंद है। इसलिए किसी को भी हम सजेशन दे देते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में अनुशासित रहिए, बाकी मामलों में अनुशासित रहिए, तो यह आवश्यक है। इसलिए इस तरह की स्थिति या इस तरह का वातावरण जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं आसपास दिखता है तो नॉर्मल है, कोई खास नहीं है, लेकिन है। अच्छा, तो ये मतलब बचपन से ऐसा ही स्वभाव उपेंद्र कुशवाहा ऐसे ही है? बचपन से तो उस रूप में कैसे कहा जाए, लेकिन इतना है कि बहुत शुरुआती दौर से मुझको अनुशासन पसंद है, नियम कायदा पसंद है,
अनावश्यक ढंग से कहीं कानून को तोड़ना, नियम को तोड़ना या बगल वाला को परेशान करना, ये हमारा कभी स्वभाव नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि बगल वाला हमसे न कोई परेशानी महसूस करे, तो अपेक्षा यह भी है कि उसके कारण हम भी न परेशानी महसूस करें। कुल मिला जुला कर एक जो कहा जाता है सिद्धांत रूप में कि जियो और जीने दो, जी। मतलब हम भी किसी को डिस्टर्ब न करें खामखा, और लोग भी हमको डिस्टर्ब न करें, जिसकी जो ड्यूटी है करे। तो यह हमारे अंदर हमेशा इस तरह की सोच रहती है, तो इसलिए ऐसा है। अच्छा, अपना बचपन कैसा बीता? कहाँ अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? कॉलेज लाइफ कैसा था अपना? देखिए, हम तो गांव के विद्यालयों में हमने शिक्षा ग्रहण की। वैशाली जिला का एक गांव है, जी। जंदाहा के पास महनार ब्लॉक का गांव है, तो वहीं मेरा जन्म स्थान है, मेरा पैतृक निवास है, घर है। और वहीं बगल में एक प्राइमरी स्कूल पहले हुआ करता था, अब तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो गया। तो उस वक्त प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, क्लास 3 तक की पढ़ाई होती थी। तो वहीं से हमने शुरुआत की, और उसके बाद थोड़ी दूरी पर मिडिल स्कूल था, वहाँ हमने पढ़ाई की। और फिर हाई स्कूल जंदाहा बाज़ार, वहाँ हमने पढ़ाई की। और हाई स्कूल में मैट्रिक पास करने के बाद फिर हम कॉलेज, क्योंकि वहाँ आसपास कॉलेज नहीं था, और था भी कुछ दूरी पर, तो बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था। और पिताजी की कोशिश थी कि अच्छा कॉलेज में हम पढ़ें, तो मुजफ्फरपुर हम एलएस कॉलेज में उस वक्त गए इंटर की पढ़ाई करने के लिए। फिर वहाँ हमने 2 साल तक इंटर की पढ़ाई की। फिर ग्रेजुएशन हमने पटना साइंस कॉलेज से किया, और ग्रेजुएशन के बाद साइंस से यद्यपि हमने ग्रेजुएशन किया, लेकिन उसके बाद फिर तब तक वातावरण का असर, समाज का असर, कई राजनेताओं का असर उस रूप में हुआ कि फिर हम पॉलिटिक्स की ओर मेरा ध्यान चला गया, और तब पॉलिटिकल साइंस से हमने पीजी किया। फिर मुजफ्फरपुर से बिहार यूनिवर्सिटी नाम था उस वक्त, अब तो नाम थोड़ा चेंज हो गया है। जी। तो इस रूप में मेरी पढ़ाई हुई। तो बचपन पूरा का पूरा गांव में, और उसको हम याद करते हैं तो हम लोग मिडिल स्कूल तक पैर में चप्पल पहनकर हम लोग नहीं जाते थे, ऐसे ही स्कूल जाते, नंगे पाँव? नंगे पाँव जाते थे। जी। और प्राइमरी स्कूल में तो तब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। हम लोग खुद ही घर से चटाई या बैठने के लिए जिसको बोड़ा वही हम लोग लेते थे और लेकर जाते थे। तो उस रूप में पढ़ाई शुरू हुई और धीरे धीरे आगे बढ़े। जी सर, चटाई पे पढ़ाई, बोरा पे बैठकर पढ़ाई, तो सर उस समय में तो आप लोग के दौर में तो कुश्ती भी होती होगी? निश्चित रूप से तो उपेंद्र कुशवाहा कुश्ती खेले हैं कि नहीं कभी? निश्चित रूप से खेलने का तो मौका ही मौका था जी। और खासकर इस तरह का खेल जिसमें मसल पावर, शरीर की ताकत का उपयोग हो, जैसे कबड्डी खेलना, और भी गांव का खेल उस तरह का, कुश्ती भी। कुश्ती के लिए इलाके में उस समय कहा जाता था डंका लगता था। अच्छा। डंका लगना, हाँ। प्रचार होता था कि अमुक जगह कुश्ती है। हाँ। तो हम लोग जाते थे देखने, लोग इलाके भर के लोग जुटते थे, फिर बाहर से ही पहलवान आते थे। तो उस रूप में कोई पहलवान के रूप में हमने कुश्ती में शरीक हमने भाग नहीं लिया, लेकिन हाँ खेल के लिहाज से, खेल के लिहाज से गांव के दूसरे हम उम्र बच्चों के साथ कुश्ती लड़ना, पटक देना, पटका जाना। अच्छा। तो हमने किया है। अच्छा, पटके भी हैं और पटकाए भी हैं। अच्छा, ये सर कबड्डी का आप जिक्र कर रहे थे, तो कबड्डी को मैं जो जिस लिहाज से देखता हूँ कि आप अकेले 12 लोगों को या जो टीम रहती है आप उसको चुनौती देते हैं। तो चूंकि आप कबड्डी आपने खेला है तो लगता है कभी मन में आता है कि अच्छा कबड्डी खेले हैं इसलिए सबको छका रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से बचपन में आदमी का जीवन जिस रूप में गुजरता है, परिवेश जिस रूप में होता है, जिस वातावरण में आदमी आगे बढ़ता है, उन चीज़ों का असर तो होता ही है। सामान्य तौर पे लोगों को लगता है कि बच्चा है, क्या इसके मस्तिष्क पर असर पड़ेगा, लेकिन छोटी सी घटना का भी असर होता है। तो कबड्डी वगैरह खेलने का असर आदमी के व्यक्तित्व के विकास के ऊपर निश्चित रूप से होता ही है। तो इसलिए बच्चों के बारे में वो कहा जाता है कि
इसके व्यक्तित्व के विकास के लिए हर तरह का मौका मिलना चाहिए। जी। सिर्फ किताबी पढ़ाई ही काफ़ी नहीं है, नहीं। खेलने का अवसर मिलना चाहिए। बाकी भी हर तरह से जो कुछ भी कर सकता है उसका अवसर मिलना चाहिए। तो कुल मिला जुला कर बच्चा के व्यक्तित्व का निर्माण धीरे धीरे होता है, तो इन तमाम चीज़ों का असर तो होता ही है। होता है। अच्छा, दर्शक चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताएं उपेंद्र कुशवाहा। फैमिली देखिए, बचपन जहाँ से यादाश्त मेरी है, तब मेरे घर में सबसे सीनियर मेंबर के रूप में मेरी दादी हुआ करती थी। दादाजी की याद नहीं है, यद्यपि मेरा जन्म हो चुका था, जी, उसके बाद डेथ हुआ है उनका, जी। ऐसा बताते थे माताजी पिताजी, लेकिन नहीं है। दादी को हमने देखा है, और तो वहाँ से, और फिर उनके अलावा मेरी माँ, मेरे पिताजी का डेथ भी हो गया काफ़ी पहले 1991 में, और तब हम कॉलेज से निकल गए थे, तो उस वक्त उनका डेथ हुआ। माताजी हैं, आज भी हैं, मेरा सौभाग्य है कि माताजी घर में हैं। और इसके अलावा मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं, और दोनों शादीशुदा हैं। एक बेटी है बड़ी और एक लड़का है, दोनों शादीशुदा हैं। सब लोगों का अपना परिवार है। जी। अच्छा सर, माँ अभी चूँकि हैं, तो माँ से जब मिलते होंगे तो माँ क्या कहती हैं आपको? देखिए, माँ से तो हम लोग जो बिल्कुल जो हमारी मातृभाषा जो कहते हैं जी। कि आदमी जिस भाषा में माँ से बात करे वही मातृभाषा है, तो खड़ी हिंदी में तो हम बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं तो माँ से। अपने के भाषा है बज्जिका। बज्जिका। जी। तो बज्जिका में माँ से हम बात करते हैं। जी। और मेरी माँ भी साक्षर भी नहीं है, स्कूल कभी नहीं गई, उनको कुछ भी अक्षर का ज्ञान या उस तरह की शिक्षा नहीं है, तो उस रूप में है, इसलिए भी खड़ी हिंदी कभी बोलने का उनको मौका ही नहीं मिला। और माँ और पुत्र के बीच तो उसी भाषा में जो जन्म के समय, तो वही है, बज्जिका भाषा में आज भी बात करती हैं। आज भी वैसे ही डांटती हैं उपेंद्र कुशवाहा को? अब थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई, जी। तो उस रूप में अब डांटने जैसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, खैरियत पूछना। हाँ, खैरियत पूछना। घर पे रहती हैं, जब भी गए मुलाकात हुई तो कैसन हता। अच्छा। हाँ, इस तरह से पूछते रहती हैं। अच्छा। तो अपनी जो शिक्षक से लेकर जो राजनीति की यात्रा है, तो ये शुरुआत कैसे हुई इसकी, और क्या क्या अभी तक मतलब अनुभव हुए? देखिए, शुरुआत की बात कीजिएगा तो हम जब विद्यार्थी थे, घर पर रहते थे, मैंने राजनीति में कैसे आ गए, इसका बीजारोपण उसी वक्त हुआ मेरे अंदर, जो मैं महसूस करता हूँ। ये पढ़ाई के वक्त ही? हाँ, पढ़ाई के वक्त स्कूल में जब पढ़ते थे तभी। और इसके पीछे कारण है, जी। मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे, लेकिन सामाजिक आदमी थे। जी। जी। और सामाजिक होने के चलते समाज के काम में हाथ बटाते थे, तो उनको देखकर भी मुझको लगता था कि समाज से सरोकार रखना चाहिए आदमी को। जी। और उसका नतीजा था कि कोई भी हमारे मोहल्ला में, गांव में अगल बगल कोई बीमार पड़े तो इलाज कराने अगर ले जाना है तो सीधे हमारे यहाँ अप्रोच करता था। अच्छा। और चाहे पटना पीएमसीएच, तब तो पीएमसीएच आखिरी अस्पताल गांव के लिए होता था। जी। और वह भी रेयर, जब एक व्यक्ति कोई बीमार पड़ जाए और पटना लेकर जाना है, इस बात की चर्चा जब हो जाती थी तो लोगों को लगता है कि शायद कोई भारी बड़ी बीमारी हो गई, इसलिए पटना की बात हो रही है। अब तो सामान्य स्थिति हो गई है, तो उस वक्त उसको ला करके दिखाना या बगल के अस्पताल में डॉक्टर के यहाँ ले जाना, तो इस तरह का काम शुरुआत से ही मेरे अंदर करने का भाव आ गया। तो इस रूप में जब करने लगे, अब फिर बाद में चल कर के हमने कहा कि मेरे पिताजी सामाजिक आदमी थे, तो हमारे यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आना जाना यदा कदा होता था, क्योंकि उस इलाके में एक तरह से कहिए कि कर्मभूमि रही है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की। समस्तीपुर से बगल में है मेरा इलाका, तो आते जाते रहते थे।
तो उनको पितौजिया देखकर- जो अब कर्पूरी ग्राम हो हाँ गया। बिल्कुल, तो वहाँ से बहुत दूर नहीं है हम लोगों का गांव। तो फिर कर्पूरी जी आते थे। कर्पूरी जी कई बार हमको याद है कि रात में अचानक आ जाते थे अच्छा, और रात में रुकते थे। आपके यहाँ? हाँ, हाँ तो रुक गए कभी, तो सुबह में उनको नाश्ता कराना है, उनको नहाने के लिए पानी कुआं से पानी निकाला जाता था उस जी। समय। उस समय चापाकल बहुत चापाकल, कम। हाँ, हमारे यहाँ तो नहीं था। जी 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 हमारे यहाँ नहीं था। दरवाजे पर एक कुआं है जो आज भी कुआं है, जी। अब बहुत फंक्शनल नहीं है लेकिन है। तो उस कुएं से पानी निकालना और नहाना उनको, तो इस तरह का उनका सानिध्य मिलना हमको उसी वक्त से शुरू हुआ। तो उनको देखकर भी मेरे ऊपर असर हुआ, उनसे प्रेरित हम हुए। तो धीरे धीरे फिर राजनीति में जाना है, यह इच्छा मेरे अंदर आई। जी तो आ रही थी इच्छा, लेकिन पढ़ाई का दौर था, तो यदा कदा कभी कोई कार्यक्रम वगैरह में अगल बगल कहीं, या चुनाव के समय में खास करके थोड़ी रुचि ज़्यादा, लोगों को ले जा करके वोट डलवाना है, तो इसमें रुचि हमारी होने लगी थी। और वही धीरे धीरे फिर आगे बढ़कर राजनीति में आने का कारण बना। जी। अच्छा सर, पार्टी भी आपने बदली, पार्टियां भी बनाई आपने, तो इसके पीछे रणनीति क्या होती थी आपकी? क्या देखिए- पार्टी बदल देनी है या अपनी पार्टी बना लेनी है? नहीं, देखिए, पार्टी बनाने की बात तो हमारे मन में हमेशा रही है, और इसके पीछे कारण रहा है कि जब हमने राजनीति की शुरुआत की, जैसा कि हमने कहा कि जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी का सानिध्य मिला, लेकिन शुरुआत में जब हमने राजनीति की शुरुआत की थी, उसके कुछ ही दिनों के बाद कर्पूरी जी का डेथ हो गया। जी। तो स्वाभाविक रूप से उस समय जो और नेता सीनियर थे, उसमें नीतीश जी के साथ हम हो गए कर्पूरी जी के बाद। तो उस रूप में समता पार्टी का निर्माण हुआ। हम फाउंडर मेंबर के रूप में समता पार्टी में रहे, और तब तक रहे जब तक सरकार नहीं बन गई 2005 में। तो करते हुए मेरे मन में यह था कि कोई राजनीतिक दल जिसमें हम जो चाहें जी उस तरह से वह पार्टी डिसीजन ले। तो शुरुआत में यह भूमिका बहुत नहीं तो आंशिक रूप से जरूर हमारी समता पार्टी में भी रही। बाद में चल कर लगा कि नहीं, कोई बिल्कुल अपना दल जैसा बना लिया जाए, तो फिर हम जो सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा फ्रीडम हो पाएगा, जिसके लिए हम करना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा हम कर पाएंगे। तो यह बात मेरे अंदर हुई, उसके चलते हमने पार्टी का निर्माण किया, और बाद में भी पार्टी एक से ज़्यादा बार बनाने की मजबूरी हो गई, तो पार्टी हम बनाए। और इस प्रोसेस में हर जगह पूरे बिहार में लोग हमारे साथ धीरे धीरे खड़ा हुए, जिनका एक बड़ा नेटवर्क हो गया। तो उसके चलते हमने जब चाहा पार्टी हमारी बन गई, और आज भी है। अच्छा, ये नहीं लगता कि पार्टी तो बना ली लेकिन चूक हो गया? अगर वहाँ चूक नहीं करते उपेंद्र कुशवाहा, तो आज मुकाम और बड़ा होता? नहीं, क्योंकि देखिए, आपको लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे थे नीतीश कुमार के बाद। अब चूक जैसा हम नहीं मानते हैं, हम कोई एक घटना की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम पहली बार जब एमएलए बने जी और उसके बाद फिर हम अपनी पार्टी की बात हमने की। मेरी समझ से अगर हमने उस रूप में स्टेप नहीं लिया होता तो शायद हम पॉलिटिक्स में आगे सर्वाइव भी नहीं करते। बहुत सारे अच्छा। लोग हुए, बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण सब लोगों को मालूम है। एक बार कोई एमएलए बन गया और उसके बाद कहाँ चला गया कोई अता पता नहीं है। शायद मेरी स्थिति भी वही हो सकती थी अगर हम पार्टी बनाने की बात, संघर्ष की बात नहीं करते। तो एक बार एमएलए हो गए थे, कोई उपेंद्र कुशवाहा को उसके बाद जानता भी नहीं, लेकिन हमने जो संघर्ष का रुख अख्तियार किया, रास्ता अख्तियार किया, तो हम लोग साधारण परिवार से एक बार एमएलए बन जाएं, यही मन में उस समय की सोच बहुत बड़ी सोच थी। और हम भारत सरकार में मंत्री तक बन गए। तो पार्टी बनाकर और लोगों का सहयोग, स्नेह, प्यार मिला, तो हमको बहुत कुछ मिला है। इसलिए ऐसा नहीं, और हम फिर वही दोहराएंगे कि अगर नहीं किए होते तो शायद हम एक बार हो गए थे, उसके बाद कोई अता पता नहीं होता कि उपेंद्र कुशवाहा कहाँ चला गया।
जी। अच्छा, जैसे अभी लालू जी का जिक्र हो रहा था कि आप लालू जी को छोड़ करके नीतीश कुमार के साथ चले आए, समता पार्टी बनी, फिर आपके मन में आया कि नए दल बनाते हैं ताकि ज़्यादा काम कर सके। तो लेकिन जो कहा जाता है कि कर्पूरी जी के ज़्यादा करीब थे लालू प्रसाद, तो कभी लालू जी आपको प्रभावित नहीं किए कि नीतीश जी के साथ चले आए समता नहीं, पार्टी? देखिए, यह बात ठीक है कि कर्पूरी जी के बाद लालू जी, नीतीश जी, यही लोग बच गए थे। जी। तो शुरुआती दौर में जो जनता दल था, जहाँ फिर बाद में चल कर के समता पार्टी वहीं से निकली, तो उसके पहले तो नीतीश जी, लालू जी सब लोग एक ही साथ थे, तो एक साथ थे, उसी पार्टी में हम भी थे। लेकिन बाद में जो सरकार में प्रारंभिक दौर में लालू जी सरकार में गए, तो उस वक्त तो बहुत ही ठीक ठाक उस समय की सरकार काम कर रही थी। लेकिन बाद में चलकर उनका जो रवैया दिखने लगा, जिससे धीरे धीरे बिहार के लोग भी कटते चले गए, जी। तो उसी कारण से हमको भी लगा कि अब इनके साथ रहकर लोगों के लिए काम करना मुश्किल है। इसलिए हम नीतीश कुमार जी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में जब समता पार्टी का निर्माण हुआ, वहीं से निर्माण के समय से ही हम अलग हो गए। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो कर्पूरी जी का मूल्य है वो नीतीश जी के ज़्यादा करीब है बनिस्पत लालू प्रसाद? हाँ, बिल्कुल, 100%, 100%। यद्यपि कर्पूरी जी के निधन के बाद बिहार के लोगों ने लालू जी को कर्पूरी जी के वारिस के रूप में देखा था प्रारंभिक दौर में। जी। लेकिन बाद में चलकर लालू जी ने खुद ही अपने एक्शन से धीरे धीरे अपने को समेट लेने का काम किया। जब लालू जी पहली बार सरकार में आए थे तो व्यापक समर्थन था, समाज के लगभग हर वर्ग का समर्थन था, लेकिन कुछ इस तरह का काम उन्होंने किया कि धीरे धीरे समाज से कटते चले गए और फिर कहाँ तक पहुँच गए सब लोगों को मालूम है। तो स्वाभाविक रूप से कर्पूरी जी की जो विरासत है, यह संभालने की जवाबदेही लालू जी के ऊपर थी, लेकिन लालू जी उस काम में बहुत सक्षम नहीं निकले बाद में चलकर, और नीतीश जी ने उस काम को किया। तो इसलिए मुझको लगा कि इनके साथ हो जाना चाहिए। जी। अच्छा सर, आप शिक्षाविद, टीचर, इसके बाद आपकी एक पहचान है समाज सुधारक। ऐसे मुद्दे जिस पर कोई उंगली नहीं रखना चाहता, कोई बोलना पसंद नहीं करता है, उसको भी आप उस पर उंगली रख देते हैं और उस पर खड़ा हो जाते हैं। हम लोग परिसीमन पे आएंगे आगे, तो मतलब नहीं लगता है कि राजनीति से और समाज सुधारक की छवि, शिक्षाविद, टीचर, तो ये विचारधारा टकराती होगी आपस में, परेशानी पैदा करती होगी आपको? नहीं, परेशानी नहीं पैदा करती है, बल्कि और पूरक का काम करती है। कहीं ना कहीं आदमी को डेयर तो करना पड़ेगा। जी। अब हम राजनीति में हैं तो लोगों के लिए राजनीति में हैं, और लोगों का इंटरेस्ट अगर कहीं है तो उस इंटरेस्ट के साथ हमको खड़ा होना पड़ेगा। भले व्यक्तिगत रूप से थोड़ी परेशानी भी हो तो उस परेशानी को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो इसलिए पूरक के रूप में बाकी जो भी आप बता रहे हैं, कहीं टकराव की बात उसमें नहीं होती है, पूरक का काम करता है पूरा। अच्छा, अपनी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM, इसकी विचारधारा क्या है? अगर दर्शक देख रहे होंगे तो या आपकी पार्टी से जोड़ना चाह रहे होंगे, उपेंद्र कुशवाहा के कदम से कदम मिलाना चाह रहे होंगे, तो क्या कहेंगे, क्या है आखिर विचारधारा? देखिए, पूरा जो समाज है हमारा, उसमें एक बड़ा सेक्शन, एक क्रॉस कास्ट लाइन जी। ऐसा है जो अभी तक न्याय से वंचित है, जी। जो सुविधा मिलनी चाहिए उससे वंचित है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य के लिए वहाँ परेशानी है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए हमारी पार्टी डेडिकेटेड है, उनके लिए काम करती है। साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी जो पीछे छूट गए लोग हैं उनको कैसे बराबर लाया जाए, बराबरी में लाया जाए समाज के दूसरे वर्ग के लोगों के साथ। तो इसके लिए हमारी पार्टी काम करती है। कुल मिला जुला कर जो सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म हमारी पार्टी के मूल सिद्धांत में है, और उसके आधार पे हमारी पार्टी चलती है। जी। अच्छा सर, जो बिहार की वर्तमान राजनीति है आपके हिसाब से किस दिशा में जा रही है? अभी तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार भी, और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, काम कर रही है।
तो विकास का काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लोगों का एम्पावरमेंट हो रहा है। तो हर तरह से महिलाओं के लिए हो, सोसाइटी के जो वंचित सेक्शन के लोग हैं उनके लिए हो, तो राजनीति कुल मिला के ठीक दिशा में चल रही है। ठीक दिशा में जा रही है बिहार की। अच्छा, बिहार में जो की जो राजनीति है, नहीं लगता कि मुद्दों से भटक जाती है, जातीय समीकरण में जकड़ जाती है? देखिए, ऐसा सिर्फ बिहार के साथ नहीं जी। है। हम आपकी बात से सहमत है कि थोड़ा डेविएशन हो जाता है, लेकिन सिर्फ बिहार के साथ नहीं है। हम बिहारियों के साथ एक तरह से जस्टिस है कि बिहारियों के बारे में ऐसा सोचा जाता है। दिल्ली में लोग बैठकर बात करेंगे कि बिहार में बहुत जात पात होता है, बिहार के लोग जात के आधार पर वोट देते हैं। देश का कौन सा राज्य है जहाँ जात पात नहीं होता है? देश का कौन सा राज्य है जहाँ लोग जात के आधार पर वोट नहीं देते? थोड़ा कम या ज़्यादा तो सब जगह होता है। और इसी तरह का हमारा सोसाइटी है, इस तरह की बनावट है, तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए इसमें सुधार की बात होगी ना। अब इस सच्चाई से हम इनकार कर जाएं तब सुधार की बात कैसे हो पाएगी? तो है, ठीक आप बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ बिहार नहीं, बाकी जगह भी है। अच्छा सर, तो आपको लगता है कि अगर जहाँ जातीयता कम या ज़्यादा, आप कह रहे हैं कि कमोबेश सब जगह यही स्थिति है पूरे देश में, बिहार के लोग ज़्यादा बदनाम हैं इस मसले पर, तो लेकिन जितना ही हो, कम या ज़्यादा हो, तो इससे विकास की जो यात्रा है वो प्रभावित होती है कि नहीं होती है? विकास की यात्रा स्वाभाविक रूप से प्रभावित तो होती ही है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो हो सकता है कि सोसाइटी का, देखिए, जात का जो जिस रूप में प्रभाव सोसाइटी पर हम देख रहे हैं, तो समाज में किसी खास जात का होने के चलते किसी को ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाए, किसी खास जात का होने के चलते किसी को पीछे रहना पड़े, यह तो ठीक स्थिति नहीं है ना। जी जी। तो इस स्थिति में सुधार हो तभी बाकी सॉल्यूशन हो पाएगा ना। बाकी जब तक इस स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक तो स्थिति रहेगी। अच्छा, नीतीश कुमार के आप बहुत करीब रहे हैं, कई दफ़े आपने अभी तक की बातचीत में नाम लिया है उनका, तो नीतीश कुमार को आपको क्या लगता है कैसे याद किया जाएगा? सुशासन बाबू या फिर अवसरवादी नेता? देखिए, किसी भी चीज़ का या जिस विषय पर आप बात करना चाहते हैं उसका बिल्कुल ब्लैक एंड बिल्कुल वाइट के बीच आप डिवीजन नहीं कर सकते हैं। हर आदमी में कुछ अच्छाई भी है, कुछ कमी भी है, हर आदमी में भी है, इस तरह की स्थिति रहती है। तो पूरा मिलाकर बैलेंस कितना बचता है, तो बैलेंस नीतीश कुमार जी के पक्ष में है। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। बिहार को अभी से जो 15 साल पहले कोई बिहार में रहता भी होगा और इतने दिनों के बाद अचानक बिहार अगर आवे तो शायद अपना गांव ही ठीक से न पहचान पाए। तो हर तरह से हर जगह सड़क, बिजली, अब तो गांव में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ बिजली 24 घंटा है, सड़क है, कभी जब मर्जी जहाँ चले जाइए। तो इस तरह का काम तो नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ किया है। सोसाइटी के सभी वर्ग के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, इसके लिए भी उन्होंने किया जी। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, अब जिसको हम कहते हैं समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, अति पिछड़ा दलित समाज के लोग, अब वहाँ से भी लोग जिला परिषद सदस्य बन रहे हैं, जिला परिषद अध्यक्ष बन रहे हैं, प्रखंड प्रमुख बन रहे हैं। तो यह काम तो नीतीश कुमार जी ने किया है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात उन्होंने की है। तो इस रूप में लेकिन सर नीतीश कुमार के बारे में चर्चा हमेशा समाज में कि नीतीश कुमार सब कुछ ठीक है लेकिन इधर से उधर, उधर से उधर। हमने कहा ना कि हर आदमी में अच्छाई और कुछ कमी रहती है। यह बात ठीक है कि नीतीश जी का समय सरकार में रहते हुए थोड़ा इस काम में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उस काम में थोड़ा गया है समय। अगर वो समय बचा होता तो नीतीश जी और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते थे, और ज़्यादा अच्छा काम कर। तो इसमें इधर उधर वाला जो मामला बता रहे उसके चलते उनका खुद का समय थोड़ा बर्बाद जरूर हुआ है। तो यह है, हम उस बात से एग्री करते हैं जी। अगर उस काम की जगह सिर्फ सरपट दौड़ते एक दिशा में जी। तो लेकिन कुछ मजबूरी राजनीति में रहती है जो भले बाहर से न दिखे, लेकिन उस मजबूरी के चलते आदमी को कई बार ऐसा करना पड़ता है, इसलिए इसको बहुत अस्वाभाविक भी नहीं कहेंगे जी। अच्छा, आपकी क्या मजबूरी थी कि नीतीश कुमार के रिश्ते जो हैं बहुत उतार चढ़ाव वाले आपके रहे, क्यों?
नहीं, देखिए राजनीतिक रूप से देखिएगा तो उतार चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता नीतीश जी से हमारा कभी खराब नहीं हुआ है। तो व्यक्तिगत रिश्ता अपनी जगह है, राजनीति में हुआ है, लेकिन अब क्यों का जवाब जहाँ तक है तो कई बार इस तरह की घटना हुई, तो सबका कारण अलग अलग है। अब सबको मिलाकर कारण बताना संभव नहीं है, अलग अलग कारण है। और आज की तारीख में उन कारणों का विश्लेषण किया जाए तो कहीं ना कहीं फिर रिश्ते में खटास की बात होती है, इसलिए इसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से हम नहीं कर सकते। नहीं, अब तो ठीक है। अब एकदम हाल में मिले आप नीतीश कुमार से, पूरी खबर एकदम चर्चा में कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने बुलाया है, बड़ी बात होगी, कोई बहुत गहन मंथन। तो कुछ अगर न्यूज़ हार्ट पॉडकास्ट में कुछ कहना चाहें, बताना चाहें कि इस मुलाकात की वजह क्या थी? नहीं, देखिए नीतीश जी से मुलाकात हमारी होते रहती है जी। अब इसको कोई अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। यह बात ठीक है कि कभी मुलाकात की तस्वीर बाहर आ गई तो लोगों की प्रतिक्रिया होने लगी, कभी मुलाकात की तस्वीर बाहर नहीं आई तो लोगों को जानकारी भी नहीं हुई कि मुलाकात हुई है। लेकिन मुलाकात होते रहती है, तो ऐसा नहीं था कि कोई ख़ास एजेंडा पर मुलाकात हमारी थी। लेकिन हाँ, चुनाव का वक्त है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव पर थोड़ी चर्चा तो हो ही जाती है। लेकिन अब क्या चर्चा हुई, नहीं चर्चा हुई, कोई ऐसा एजेंडा रहता तब हम शायद उसकी व्याख्या कर पाते। एक तरह से कहिए तो कटसी मुलाकात थी जिसमें थोड़ी चर्चा होती है, गपशप जैसा, बस। जी। अच्छा, चूँकि राजनीतिक सफ़र आपका एक लंबा रहा है, तो क्या लगता है पॉलिटिक्स में क्या चुनौती सबसे बड़ी है ये बिहार की राजनीति में? अलग अलग पार्टी के लोग हैं तो सबके लिए अलग अलग चुनौती की बात है। जी। अभी बिहार के लिए है कि बिहार में कई चीज़, जैसे इतना डेवलपमेंट का काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो गैप है, देश के जो कुछ विकसित राज्य हैं जी। और बिहार जहाँ खड़ा है, ये दोनों, इसके बीच गैप अभी भी है। इतना प्रयास के बाद, हर तरह से काम के बाद, अभी तक हम आंध्रा के मुकाबले नहीं खड़ा हो पाए हैं, अभी तक हम महाराष्ट्र के मुकाबले नहीं खड़ा हो पाए हैं, और भी कई राज्य हैं देश में जिसके मुकाबले हम नहीं खड़ा हो पाए हैं। कई मामलों में हम पीछे हैं, और ख़ास करके हम एजुकेशन की बात करें, हम हेल्थ की बात करें, जो सीधे कॉमन पीपल से, गरीब लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, तो उसमें हम पीछे हैं। एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक मामला है, नौजवानों के लिए रोज़गार इत्यादि का मामला, इसमें भी सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ अब बहुत बड़ा उद्योग नहीं लग सकता है क्योंकि यहाँ ज़मीन की कमी है। तो यह सब तरह की परेशानी तो है ही। तो कोई भी राजनीति में सरकार चलाने वाले लोग चाहते हैं बिहार का विकास, लेकिन इस तरह की परेशानी है। इस परेशानी के कारण कठिनाई तो आती है, लेकिन धीरे धीरे फिर भी काम तो हो ही रहा है। अच्छा, ये गठबंधन बदलने की जो राजनीति है उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने भी गठबंधन बदला है? गठबंधन, हमने कहा कि कई बार आवश्यकता, या जो हमारे साथ लोग हैं उनकी भावना, या फिर हम जिस गठबंधन में हैं अगर आगे भी कंटिन्यू करें तो हमारे लोगों के साथ ही शायद परेशानी होने वाली है, इसकी आशंका। जी। तो इन चीज़ों को देखकर आदमी समय पर डिसीजन लेता है। तो नहीं लगता कि इससे जनता का विश्वास कमज़ोर होता है? हाँ, इसका एक पक्ष यह भी है, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति के हिसाब से जिस जनता के विश्वास की बात आप कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने डिसीजन लिया तो उनके ऊपर आरोप लगा, जनता का थोड़ा अविश्वास हुआ कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता वह व्यक्ति, तो आगे चलकर जनता का और अविश्वास हो सकता था कि जानते थे तो क्यों उसके साथ रह गए, उस गठबंधन में रह गए। तो हमने कहा ना कि अंदर की बहुत सारी परेशानियां जो होती हैं, लोगों को, आम लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है, तो उसके चलते इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन कुछ न कुछ मजबूरी रहती है, तभी इस तरह का डिसीजन होता है। जी। अच्छा, बिहार में ऐसा लगता है आपको कि युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों में, जो नेतृत्व है वो नहीं सौंपा जा रहा है? यूथ लोग तो आ ही रहे हैं जी। सब पार्टी में, आप देखिएगा अब तो। लेकिन लीडरशिप नहीं दी जा रही है उनको, नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है। लीडरशिप किसी को दी नहीं जाती है। अच्छा, ये कोई गलत आपने देखा है ना, अभी वर्तमान में, हम बहुत पहले की बात छोड़ दें, वर्तमान में अपने देश में अब
पिताजी पार्टी चला रहे थे जी। तो उसमें गुंजाइश नहीं बन रही थी, तो पिताजी को हटाकर भी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो इस तरह की स्थिति तो आप अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं, जिसका भी जिक्र कर रहे हैं लोग को मुलायम मालूम सिंह यादव का जिक्र कर रहे तो हैं। है ना, उदाहरण तो हम लोग के सामने है। तो लीडरशिप ऐसा विषय है ना कि कोई सामान्य तौर पे, अब बाद कुछ लोग हो सकते, लेकिन सामान्य तौर पे लोग देता नहीं है, वो लेना पड़ता है। लेना पड़ता तो है। लेना पड़ता है, युवा सक्षम है तो ले लेगा। तो सर क्या लालू फैमिली में यही हो रहा है क्या? तेजस्वी सब कुछ हड़पते जा रहे हैं? मतलब आपका नजरिया जरा दर्शकों को हम वाकिफ कराना देखिए, चाहते हैं। तेजस्वी को तो लालू जी ने खुद ही अपना उत्तराधिकारी राजनीति में घोषित कर दिया है, जी। तो इसलिए तेजस्वी आ गए। लेकिन हाँ, उनके परिवार के अंदर का मामला है, और भी जो परिवार के अंदर से थोड़ी चुनौती फेस कर रहे होंगे तेजस्वी, तो उसको टैकल करने के लिए तो कुछ अपना डिसीजन लेते ही रहते हैं। तो इसी रूप में है, यूथ कोई चाहता है तो उसको, लोग तो नहीं चाहेंगे लेकिन खुद ताकत होती है यूथ में, वो कर लेता है। जी। अच्छा सर, जो बिहार के यूथ हैं, युवा हैं, तो उनके सामने राजनीतिक या सामाजिक में क्या बाधाएं क्या हैं उनके सामने? नहीं, बाधा क्या है? बाधा तो सबसे बड़ा, देखिए आदमी के लिए एक तो जीविकोपार्जन का मामला है। कोई भी व्यक्ति, सबसे पहली आवश्यकता उसकी है कि हम अपने लिए या जो हमारा परिवार है उसके लिए जीविकोपार्जन का क्या इंतजाम हो, और जो उतना इंतजाम होता है तब आदमी आगे सोचता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है, बाकी जगह भी है, अपने यहाँ भी है, तो इस रूप में है। लेकिन इसका इंतजाम भी अपने हिसाब से हो, यह भी चल ही रहा है। अच्छा, जो युवा चाहते हैं कि हम राजनीति में आएँ, तो क्या, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो उस पर अपनी बात रख देना, कुछ कह देना, कुछ कमेंट कर देना, उतना ही काफ़ी है, या फिर युवा करे क्या, कैसे वो आए? देखिए, एक तो आप सिर्फ युवा की बात नहीं, बाकी बहुत सारे लोग जो एयर कंडीशन या अपने घर के अंदर टीवी में कुछ चल रहा है तो उसको देख करके क्रांतिकारी बात करेंगे, या फेसबुक पर कभी लिख देंगे कुछ। लेकिन खास करके जिसको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जी। तो वोट गिराने जाना होगा तो कहेंगे कि हम वोट गिराने नहीं जाएंगे, राजनीति से हमको नफरत है, लेकिन घर में बैठकर क्रांति की बात करेंगे। तो इससे समाज का भला नहीं हो सकता है, बदलाव नहीं आ सकता। नहीं हो सकता है। जी। आप अगर चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो तो आपको एक्शन में जाना पड़ेगा। सिर्फ घर में बैठकर बात करने से नहीं होगा, फेसबुक पर कुछ कमेंट लिख देने से नहीं होगा। तो जनरल सब के लिए है। जहाँ तक यूथ की बात है, आज का यूथ तो हर तरह से सक्षम है, हर तरह से जो कुछ भी उनके अंदर होना चाहिए है। तो जहाँ भी यूथ चाह रहा है वहाँ तो लोग आ ही रहे हैं ना। अच्छा, अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो अगर कोई युवा किसी को अपना आदर्श मानना चाहे, रोल मॉडल मानना चाहे राजनीति में आने के लिए, तो किसको माने, क्या करे? उपेंद्र कुशवाहा को मान ले? नहीं, किसको मान ले वो तो उसकी इच्छा है। जी। चीज़ों को देख, आज पहले की तरह ऐसा नहीं है कि जानकारी का अभाव है जी। या जानकारी का स्रोत नहीं है। आज तो चारों तरफ से जानकारी का स्रोत है, तो हर चीज़ युवा देख भी रहा है, जान भी रहा है, समझ भी रहा है। तो डिसीजन उनका है कि रोल मॉडल माने, क्या करें। तो ऐसे कोई नेता है, कोई लीडरशिप है बिहार में? नहीं, बिहार में तो नहीं है, कैसे कह सकते हैं, बिहार में है जी। लेकिन अब हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे, उनका अपना है, उसके हिसाब से जिनको जो मानना हो मान सकते, उपेंद्र कुशवाहा को भी मान सकते हैं। अच्छा सर, परिसीमन को लेके लगातार आप, एक टफ सब्जेक्ट इसको कहा जा रहा है, जो लोग अभी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या है मामला। लेकिन आप जब कार्यक्रम कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो लोगों की भीड़ जुट रही है। तो परिसीमन को लेकर आप सोचते क्या हैं? क्या इससे बिहार को नुकसान होगा, लाभ होगा? क्यों आपको इस विषय को लेकर इतनी बेचैनी है? देखिए, जो हमारे संविधान में परिसीमन से संबंधित प्रावधान है जी, वह यह है कि
हर 10 साल पर जनगणना होगी और जनगणना के बाद जो आबादी के आंकड़े आएंगे उसके आधार पे फिर से लोकसभा में या विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का निर्धारण होगा। इस व्यवस्था के हिसाब से देश की आज़ादी के समय 1951 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण हुआ, 61 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण हुआ, 71 की जनगणना के अनुसार सीटों का निर्धारण हुआ। लोकसभा में 51 में 494, बाद में 61 में 522 और उसके बाद 71 की जनगणना के बाद जो परिसीमन हुआ उसमें 543 संख्या निर्धारित हुई। हर बार थोड़ी संख्या बढ़ी, लेकिन 71 के बाद जनगणना के आधार पे परिसीमन नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ जी। और नहीं हुआ तो इसका कारण था कि आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय 1976 में एक अमेंडमेंट संविधान में कर दिया गया और अमेंडमेंट करके कहा गया कि अगले 25 साल तक आबादी के हिसाब से परिसीमन नहीं होगा। फिर 25 साल जब पूरा हुआ तो फिर अगले 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब 50 वर्षों से परिसीमन का काम बंद है। संविधान जो कहता है कि जनगणना के आधार पे हो परिसीमन 10 साल के बाद, यह काम बंद है। 50 वर्षों से बंद है तो स्वाभाविक रूप से संख्या जहां लोकसभा क्षेत्र की या विधानसभा क्षेत्रों की बढ़ सकती थी संविधान की व्यवस्था के हिसाब से, नहीं बढ़ रही है। तो नहीं बढ़ रही, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा बिहार और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं, हिंदी बेल्ट के खासकर राज्य, इनका बहुत नुकसान है। नुकसान आप इस रूप में देख लीजिए जी कि हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश का हर व्यक्ति बराबर है संविधान की नज़र में। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, सबके लिए। हमारे संविधान का जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग। मतलब भारत का हर व्यक्ति मिलकर, सबने मिलकर संविधान बनाया है, सबका संविधान है, सबका मूल्य बराबर है। लेकिन परिसीमन नहीं होने का क्या परिणाम है कि दक्षिण के कुछ राज्य हैं जहां औसतन 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी को भेजते हैं चुनकर। बिहार और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं यहाँ 31 लाख लोग मिलकर भी एक ही एमपी को चुनकर भेजते हैं। तो वहाँ का 21 लाख आदमी और हमारे यहाँ का 31 लाख आदमी, दोनों बराबर हो गया। 10 लाख का फासला हो गया, बराबर हो गया। तो यह तो हमारा संविधान नहीं कहता ना, हमारा संविधान कहता है सब बराबर। तो परिसीमन नहीं होने का इतना बड़ा नुकसान है। जो व्यवस्था पुरानी थी उस व्यवस्था के हिसाब से परिसीमन अगर आज हुआ रहता तो अंतिम बार जो 2011 में जनगणना हुई है आखिरी, उस जनगणना के आंकड़ा के हिसाब से 40 की जगह बिहार में 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या हो सकती थी। और 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या होती तो फिर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन है लोकसभा में, तो उनकी संख्या भी बढ़ती। अब तो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात हो रही है, उसका निर्धारण होगा तो उनकी संख्या भी, अगर परिसीमन हो और उनका निर्धारण हो तो उसमें संख्या महिलाओं की बढ़ जाएगी। तो नहीं होने से इस तरह का नुकसान है। और बहुत सारी योजना राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी इस तरह से तय की जाती है कि एक लोकसभा क्षेत्र में यह एक काम होगा, एक विधानसभा क्षेत्र में यह एक काम होगा। तो अगर विधानसभा क्षेत्र की संख्या ही कम है तो एक काम, मतलब एक विधानसभा क्षेत्र में उतना ही, लोकसभा क्षेत्र में एक काम होगा तो एक काम मतलब एक काम। अगर उसकी जगह क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होती तो काम की संख्या बढ़ सकती थी, इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता था। तो नहीं हो रहा है, इसका नुकसान बहुत बिहार और बिहार के अगल बगल, मतलब बिहार जैसे राज्य जो है दंडित हो रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से बहुत ही इसका कुप्रभाव हो रहा है जी, नुकसान हो रहा है। और हमने बोलना इसलिए शुरू किया, अभी जो है व्यवस्था जो संविधान में संशोधन के बाद की 25 साल पहला 25 साल बाद का, उस हिसाब से 2026 में वह समय सीमा समाप्त हो रही। अगर इसी रूप में संविधान में कोई फिर से नई व्यवस्था नहीं लाई गई तो 2026 के बाद जो जनगणना होगी उस जनगणना के आधार पर परिसीमन का काम होगा। लेकिन इस बीच साउथ के लोग इसके विरोध में उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में, जी, उनके नेतृत्व में उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर मीटिंग की और एक मोर्चा बना लिया है।
तो परिसीमन न हो, इस बात को लेकर लोगों ने मोर्चा देश में बना लिया है, और परिसीमन हो इस बात को लेकर कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। तो अगर इसमें अकेले हैं उपेंद्र इसलिए कुशवाहा? हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी बिल्कुल अकेली पार्टी है अभी जिसने अपने एजेंडा में इसको शामिल किया है। हम तो आग्रह करेंगे, इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, तमाम राजनीतिक दल के लोगों को आगे आना चाहिए। जिस तरह से साउथ के लोग कर रहे हैं, वहाँ एक क्रॉस पार्टी लाइन लोग एक साथ हो रहे हैं इस विषय पर, बिल्कुल। तो यहाँ भी एक क्रॉस पार्टी लाइन लोगों को साथ होना चाहिए, ताकि एक तरफा बात अगर देश भर में जाएगी कि परिसीमन नहीं हो नहीं हो नहीं हो, तो फिर शायद हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो परिसीमन हो इस पक्ष में आवाज उठाना जरूरी था, इसलिए हमारी पार्टी ने इसको अपने एजेंडे में शामिल किया। तो आप तो आंदोलन कर रहे हैं, मतलब जनसभा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो किसी नेता का साथ मिलता हुआ दिख रहा है? बात बहुत सारे लोगों से हुई है, बिल्कुल बात हुई है, और सब लोग इसके पक्ष। अच्छा, इसमें नीतीश जी का क्या नजरिया है, लालू प्रसाद का क्या नजरिया है? अब अलग अलग इंडिविजुअल इन लोगों से उस रूप में नहीं बात हमारी हुई है जी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सब लोगों का की नजरिया निश्चित रूप से पक्ष में होगा। तो अब आगे क्या, आपकी पार्टी की रणनीति क्या है परिसीमन को लेकर, क्या करेंगे? परिसीमन को लेकर के जो हमने अभी कोशिश प्रारंभ की है जी, मकसद फिलहाल यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक यह विषय जाए, क्योंकि हम गांव के लोगों की बात क्या करें, साधारण आम लोगों की बात, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी ठीक से नहीं मालूम है कि है क्या विषय। जी, मेंबर पार्लियामेंट अधिकांश, सब नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी है जी, लेकिन अधिकांश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनको भी जानकारी नहीं है ठीक से कि यह विषय क्या है, क्योंकि 50 साल पुराना है ना, तो इसलिए पता नहीं है लोगों को। तो पहले लोग जानेंगे तभी तो इस पर अपनी राय देंगे, पक्ष या विपक्ष में। तो हमारी कोशिश प्रारंभिक दौर में यही है कि हर व्यक्ति तक, अधिक से अधिक व्यक्ति तक हम इस विषय को पहुंचा दें, इससे होने वाला लाभ या नुकसान उसके बारे में लोग जान लें, और संविधान क्या कहता है उसके बारे में लोग जानें। तो लोग जानेंगे तभी फिर आगे बात बढ़ेगी। अच्छा, इस मसले पे केंद्र का क्या रुख है? मोदी जी का समर्थन मिल रहा है? अभी उस पर सरकार का रुख नहीं आया है जी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का सकारात्मक रुख होगा। अच्छा, बिहार में गठबंधन को लेकर क्या लगता है कि एक तो एनडीए महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो कह ले, कुछ और हो सकता है? चमत्कार क्या, कोई और नया गठबंधन बिहार में खड़ा हो सकता है? नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। बिहार में 2 ही गठबंधन और दोनों के बीच लड़ाई होगी। क्योंकि तीसरी लाइन तो खींचने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो वैसे भी 2-3 दिन से बहुत बेचैनी में है कि लालू जी भाव नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं होगा तो हम तीसरा मोर्चा खड़ा कर देंगे। नहीं, देखिए इसका अभी कोई अर्थ नहीं है। बिहार की राजनीति में अभी 2 ध्रुव ही है, इस विधानसभा चुनाव में इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई होगी, बाकी और कोई फैक्टर नहीं। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? जो सीन है, पर्दा है, उस पर्दा पर अभी 2 ही ध्रुव दिख रहा है, तीसरा दिखेगा तब उस पर कोई टिप्पणी होगी, अभी 2 ही पोल दिख रहा है। तो प्रशांत किशोर का बहुत ज़्यादा ये आप नहीं मान रहे हैं प्रभाव रहेगा? फिलहाल तो जो दिख रहा है हम उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। जी, जी, जो दिख नहीं रहा उस पर क्या चर्चा? अच्छा, अभी दिख नहीं रहे हैं प्रशांत। सर, आप एनडीए में रहेंगे, मन बना चुके हैं? नहीं, मन बना कोई आ चुके हैं एनडीए में हम नहीं, चूंकि सवाल उठते रहता है कि उपेंद्र कुशवाहा, मतलब जो एनडीए के वोटर हैं उनके मन में कि उपेंद्र कुशवाहा पता नहीं वोट देंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या करेंगे। नहीं, वो तो आप लोग कुछ परोस देते हैं लोगों के बीच में, जिसके चलते इस तरह का कन्फ्यूजन होता है जी। अदरवाइज कहीं कोई कन्फ्यूजन आम लोगों में नहीं है, हमारे समर्थक हों या दूसरे लोग हों, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। मतलब मन माफिक सीटें मिलेंगी तब भी, नहीं मिलेंगी तब भी उपेंद्र कुशवाहा बरकरार रहेंगे एनडीए में? मन माफिक काम तो आपके परिवार में भी नहीं होता होगा। जहाँ 5 लोग हैं परिवार में जी, तो सबके मन माफिक काम हो जाए, कहाँ संभव है? तो पॉलिटिकल पार्टी में भी गठबंधन है तो मन माफिक का कोई की गुंजाइश नहीं रहती है। आदमी को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, बिल्कुल सबको करना पड़ता है। परिवार में नहीं कंप्रोमाइज कीजिए तो परिवार ही टूट जाएगा। पति पत्नी के बीच कंप्रोमाइज नहीं कीजिए तो रिश्ता नहीं चलेगा। तो इसलिए मनमाफिक जैसा नहीं है, लेकिन इस पर कोई बहुत गौर करने की भी जरूरत नहीं है। इतना ही हम बताएंगे
कि बिल्कुल सहज ढंग से एनडीए में सीटों का निर्धारण हो जाएगा और सब लोग मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मतलब सीटें कम भी मिले तो एनडीए को टूटने नहीं देंगे उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए है मजबूती से, जी। एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा, मजबूती से चुनाव जीतेगा और मजबूती से सरकार बनाएगा। अच्छा, अभी चूंकि लालू प्रसाद का जिक्र हो रहा था तो तेजस्वी और तेज प्रताप का भी चर्चा हो गई। इधर निशांत की चर्चा है कि निशांत राजनीति में आए, जो उनके पार्टी का करता, कई बार पोस्टर जो है पटना में लगे भी हैं, तरह तरह की बातें आती हैं, तरह तरह के बयान आते हैं। तो आपको लगता है कि निशांत को राजनीति में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? ये देखिए, आना चाहे तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आना चाहे तो। युवा हैं और हर व्यक्ति को हिंदुस्तान के संविधान ने स्वतंत्रता दी है कि एक निश्चित आयु के बाद चुनाव लड़ने की इच्छा हो चुनाव लड़ सकते हैं और पॉलिटिक्स में भाग ले सकते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो तब तो उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से भी राजनीति में आना चाहिए। चुनाव भी है, चुनाव भी लड़ना चाहिए। तो अपने परिवार से कोई चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? इस बार ताल ठोकेंगे कि नहीं कहीं से? नहीं, हमारे परिवार से ऐसा नहीं है। लेकिन हम अपने परिवार के बारे में नहीं, हम जनरल कर रहे हैं कि किसी परिवार से कोई व्यक्ति अगर राजनीति में वाकई आना चाहता है तो इसलिए कि कोई बड़े नेता के परिवार का कोई व्यक्ति है उसको नहीं आना चाहिए, यह उचित नहीं है। जिसकी इच्छा हो आए। लेकिन मेरे पास जितनी जानकारी है उसमें उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार से चाहते हैं कोई राजनीति में ना आए। मेरी जानकारी सही है या गलत है? आपकी जानकारी सही है जी। लेकिन एक सीमा के बाद हम एकदम हमारे परिवार के लोग बिल्कुल गुलाम जैसा बनाकर हम आप नहीं रख सकते ना। आज तो यह स्थिति है, पहले अलग स्थिति थी। आज आपकी पत्नी अगर कहे कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं हम उस पार्टी को नहीं देंगे, ऐसा हो रहा है जी। पहले नहीं होता था ऐसा। हाँ। तो आप रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए यह आप ही कह दीजिए कि हमारे परिवार में जितने हैं सबको हम एनडीए के पक्ष में वोट दिलवाएंगे, कैसे नहीं देंगे? ये तो तानाशाही जैसी बात हो जाएगी। जी। इच्छा जिसकी हो, इच्छा, हम व्यक्तिगत मेरी राय में ऐसा करना नहीं चाहिए, हमसे कोई सुझाव मांगे तो देंगे जी। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चाहे तो एकदम जबरदस्ती से उसको गेट बंद कर देना यह भी मुनासिब नहीं। तो खबर यह भी है, चर्चा यह भी कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी मैडम चुनाव लड़ेंगे, महनार की चर्चा है। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं है? ऐसा नहीं। बहू के बारे में भी कि नहीं वो शाहबाज से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। पता नहीं कहाँ से आपने खबर लाई है, लेकिन ऐसा नहीं। अच्छा, शाहबाद का जिक्र कर रहे थे। शाहबाद की जो लड़ाई लोकसभा चुनाव के दौरान रही और ऐसा लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जीत गए लेकिन धड़ाम हार गए। तो वो जो जख्म मिला, जिसका कई बार आप अलग अलग मंचों पे जिक्र भी कर देते हैं, वो दर्द आपका रह रह कर निकल भी जाता है। तो उस समय आखिर हुआ क्या था? किसने खेल किया था? असली खिलाड़ी कौन है? इतने दिनों के बाद अभी यह सवाल है ही। सवाल तो बहुत पुराना हो गया और इसका जवाब आपको, उनको सब लोगों को मालूम है। ये कोई नया सवाल नहीं है। सवाल उसी वक्त से उठा जिस वक्त चुनाव परिणाम आया। तो इसका तो सब लोगों को पता है क्या हुआ वहाँ, नहीं हुआ। नहीं, असल खेल क्या था? हम चाह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट से आप बताइए कि असल खेल हुआ क्या शाहबाद में। देखिए, शाहबाद में या बिहार के किसी इलाका में, हम शाहबाद की चर्चा कर रहे हैं इसलिए शाहबाद में जी, एनडीए के जितने वोटर्स हैं एक साथ अगर मजबूती से खड़ा रहें जी, तो महागठबंधन की कोई राजनीतिक औकात नहीं है कि एनडीए का मुकाबला किसी विधानसभा क्षेत्र में कर पाए या किसी भी लोकसभा क्षेत्र में कर पाए। जी। एनडीए के वोट में बिखराव अगर होगा तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष को इसका लाभ मिलेगा। तो वहां हार का कारण यही हुआ कि एनडीए का वोट ही एक साथ नहीं हो पाया, डिवीजन हो गया। तो इसके कारण चुनाव परिणाम है सब लोगों के सामने। अब इसमें एनडीए के ही कुछ लोग, हम किसी पार्टी को नहीं ब्लेम कर रहे हैं, पार्टी के ब्लेम की बात भी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आकर जो कुछ भी कहा, वहाँ भी गए थे, उनका भाषण हुआ था, गृह मंत्री जी भी आए थे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब का भी संदेश। तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की बात को न माने, मुख्यमंत्री जी की बात को न माने
गृह मंत्री जी की बात को न माने और फिर भी कहे कि हम एनडीए में है आके भाजपा में है। या एनडीए में भाजपा या दूसरी पार्टी, हम किसी पार्टी, हमने कहा कि भाजपा में भी है तो इंडिविजुअल ना, बीजेपी प्रधानमंत्री जी कौन पार्टी के हैं, गृह मंत्री जी किस पार्टी के हैं, तो इसलिए पार्टी का मामला नहीं जी। लेकिन अब इन लोगों की बात भी न माने और कहे कि हम अमुक गठबंधन या पार्टी में हैं, तो ये कैसे हो सकता है। वहाँ वही हुआ, कुछ लोग हैं जिन लोगों ने बात नहीं मानी प्रधानमंत्री जी की, नहीं मानी गृह मंत्री जी की बात, और फिर अलग तरह का डिसीजन लिया। अलग तरह का डिसीजन लेना कितना नुकसानदायक हुआ यह सब लोगों को मालूम है। उसका असर सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में नहीं, अगल बगल के लोकसभा क्षेत्रों में भी पड़ गया। तो पड़ा तो इसका बहुत नुकसान हुआ एनडीए का, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत नुकसान हुआ जी। उपेंद्र कुशवाहा का थोड़ा नुकसान हुआ, बहुत नहीं हुआ, इसलिए कि मेंबर पार्लियामेंट बनने की लड़ाई या चुनाव था वो। मेंबर पार्लियामेंट तो हम बन ही गए, हम आज भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से बहुत नहीं नुकसान हुआ, इलाके का नुकसान हो गया, इलाके का नुकसान हो गया। तो इसलिए हम जो बोलते हैं इस विषय पर, तो इसको लोग दूसरे तरह से व्याख्या इसकी कर देते हैं। हम इसलिए बोलते हैं कि ऐसा नुकसान विधानसभा के चुनाव में न हो। हम पीछे जो कुछ भी हुआ उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उस अनुभव के आधार पर आगे की स्ट्रेटजी बनाते हैं, ताकि आगे तो हम दुरुस्त रहें जी। तो इसलिए लोकसभा चुनाव की आपने चर्चा की, हम भी इसलिए चर्चा, आपने कहा कि कई जगह आपका दर्द झलकता है, दर्द झलकने जैसा नहीं है, अलर्ट कर रहे हैं, अलर्ट करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते नहीं। तो वह जो इलाका है शाहाबाद और मगध का भी बड़ा हिस्सा, जहां 2020 में भी लगभग एनडीए का सफाया हो गया था, लोकसभा में भी वही उसी तरह का परिणाम हुआ। तो इस तरह का परिणाम आगे अगर हो गया, देखिए एक बात सही है कि शाहाबाद के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। शाहाबाद जिस पक्ष में खड़ा होगा सरकार उसी की बनेगी। तो शाहाबाद एनडीए के पक्ष में खड़ा रहे, यह हमारी भी ड्यूटी है और एनडीए के दूसरे लोगों की भी ड्यूटी है। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी उपेंद्र कुशवाहा बना रहे हैं, एनडीए की तरफ से कुछ बन रहा है फुल प्रूफ प्लान कि इस बार कोई भेद नहीं पाए, चाहे अपना ही क्यों नहीं हो। हाँ, निश्चित रूप से इस तरह की स्ट्रेटजी बनाने के प्रयास में हम लोग हैं और यकीन मानिए 100% फुल प्रूफ स्ट्रेटजी हम सब मिलकर बनाएंगे और हर जगह उस इलाके में, बिहार के बाकी इलाकों में भी, लेकिन उस इलाके की चर्चा हम कर रहे हैं, उस इलाके में हर जगह एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। सर हम इसलिए कह रहे हैं कि रह रह कर फुफकार रही हैं पवन सिंह की पत्नी है ज्योति सिंह कि हमको तो कोई नहीं देगा तो हम तब भी चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह की भी चर्चा होती रहती है कि वह भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो इलाका तो वही होगा, तो फिर तो वही वातावरण, अब फिर कोई जयचंद निकल जाए एनडीए में से, भाजपा में से। नहीं, देखिए एक बार किसी से भी कुछ गलती हो जाती है, हमसे आपसे भी, तो कहा जाता है कि दूध से मुंह जल जाता है तो मट्ठा भी आदमी फूक फूक कर पीता है। उस समय जो कुछ भी हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, लोकसभा के समय जो लोग चाहते थे उनके मन के अनुकूल तो परिणाम नहीं हुआ जी। लोग चाहते थे कुछ और, उपेंद्र कुशवाहा हार जाए लेकिन माले जीत जाए, आरजेडी जीत जाए, या लोग नहीं चाहते थे, लेकिन हो तो वही मतलब मकसद एक ही, उपेंद्र कुशवाहा को हराना है, हरा के किसी और को जिता लेने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें सफलता नहीं मिली और नहीं मिल सकती है, आगे भी नहीं मिल सकती है। एनडीए के वोट को डिवाइड करके आप फिर कोई तीसरी चीज कर लीजिए, कहाँ संभव है। तो यह लोगों को अब सीख मिल गई है, लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट का जो परिणाम आया वह परिणाम मन के अनुकूल नहीं आया, इसलिए अब वैसा नहीं होगा जो आप कह रहे हैं कि फिर ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम जो सीटें मिलेंगी, तो जो दर्शक न्यूज हाट के पॉडकास्ट को इसे देख रहे हैं तो यह उम्मीद करें कि दहाई में वो सीटें होंगी, क्योंकि आपके समर्थक और आपके कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित हैं। निश्चित रूप से देखिए, लेकिन अब संख्या पर अभी हम बिल्कुल नहीं जा रहे। संख्या की चर्चा या कौन सीट, इसकी चर्चा हम मीडिया के माध्यम से नहीं करना चाहते। इसकी चर्चा जहां करने की आवश्यकता होगी, उचित जगह होगी, वहां हम चर्चा करेंगे। अच्छा, चूँकि पवन सिंह का भी जिक्र होता, ज्योति सिंह का, तो नहीं लगता कि आपके जैसा तजुर्बा वाला नेता
जो कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों के साथ रहा हो, नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ रहा हो। हम वोटर के मिजाज को ज़रा समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। तो एक कलाकार आता है, ताल ठोकता है और हर चीज़ बिखेर देता है। तो अब वोटर के लिहाज से आप क्या, मतलब आपने क्या पढ़ा वोटर को वोटरों लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया कि वोटर तो बिल्कुल बिल्कुल वोटर का कोई दोष नहीं। लोग कुछ हैं जिन्होंने दिग्भ्रमित किया, तो जो दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं उनका दोष है। इसलिए वोटर का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एनडीए में हैं आप, आपकी पार्टी, और इधर बीजेपी, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, बीजेपी मतलब हिंदुत्व, हम तो बोलते कहीं उपेंद्र कुशवाहा को यह चीज़ परेशान नहीं करती? नहीं, इसमें परेशान करने जैसा क्या है। हिंदुस्तान के संविधान में हर धर्म के मानने वाले लोगों को स्वतंत्रता है। कोई हिंदुत्व का प्रचार करे, कोई इस्लाम धर्म का प्रचार करे, कोई सिख धर्म का प्रचार करे, जो भी उसका धर्म है वो चाहे तो प्रचार कर सकता है। तो इसमें क्या दिक्कत है? मतलब आरएसएस से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी में दखल है आरएसएस का, नहीं, और बीजेपी से अलायंस है आपका। ये तो बीजेपी और आरएसएस के बीच है, कितना दखल है नहीं दखल है उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस रूप में अभी बीजेपी की सरकार काम कर रही है, वह हमारे लिए अहम है। बाकी इंटरनल किस पार्टी का क्या है उससे हमको क्या लेना देना। अच्छा, इससे अभी जो हाल फिलहाल में आरएसएस के सर कार्यवाह है होश वाले, उनका जो बयान आया है संविधान को लेकर, तो उससे तो परेशानी होगी। प्रधानमंत्री जी के ऊपर सबका भरोसा है, देश के लोगों का इतना भरोसा जी। शायद कभी इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं था। शुरुआती दौर में नेहरू जी के ऊपर रहा होगा, पता नहीं, वो तो आज़ादी के कुछ समय बाद का मामला था। तो इतना भरोसा है, तो कहीं से कोई सवाल किसी के मन में अगर ऐसा आ रहा हो जी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, प्रधानमंत्री जी हैं। अभी देखा ना कुछ दिन पहले देश के लोगों ने, लोग कहते थे कि बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, कभी हो ही नहीं सकता है कि जातीय जनगणना भारत की सरकार कराए। लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के कारण हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है, जो भी होगा अच्छा होगा। अच्छा, मोदी जी पे भरोसा है। बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी का जिक्र कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि सिवान में पता नहीं क्या बतिया लिए, सबसे चिराग पासवान से हाथ तक नहीं मिलाए, और उपेंद्र कुशवाहा से हाथ भी मिलाया, कान में भी कुछ खुसुर फुसुर कर लिए। तो सब जानना चाहते हैं कि आखिर वो बात थी क्या आखिर? देखिए, हर बात किसी से भी किसी की हुई हो उसको सार्वजनिक मंच पर चर्चा में लाया जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर इस रूप में देखना वहाँ वाले विषय को कि किसके साथ हाथ मिलाया नहीं मिलाया, यह मुनासिब नहीं है। आदमी अब 20 आदमी खड़ा है तो हमारा आपका भी ध्यान कभी किसी के तरफ कभी किसी के तरफ चला गया, तो जिसके तरफ नहीं गया तो बहुत अनादर हो गया, किसी के तरफ चला गया तो बहुत सम्मान हो गया। इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, इस नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है आरएसएस की तरफ से, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? माने सही है, गलत है? हमने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। हमारी पार्टी शुरुआत में ही आपने पूछा तो हमने कहा कि हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में विश्वास करने वाली हमारी पार्टी है, और उसके आधार पे हमारा संविधान कहता है कि कोई धर्म मानना हो आप मानिए, संविधान उसमें कहीं आड़े नहीं आएगा। लेकिन किसी धर्म का व्यक्ति हो तो संविधान की नज़र में वह बराबर है, सबका सम्मान एक है, बराबर है। इसी रूप में यह देश चल रहा है और चलेगा। अच्छा सर, कई बार जिक्र हुआ है इस पॉडकास्ट में, जिसमें लालू जी का फिर प्रश्न भी है मेरे और आपके जवाब भी हैं। जो अभी लालू फैमिली में जो चीज़ें चल रही हैं तेज प्रताप यादव को लेकर, उसको सर आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत भूचाल सा जैसे लगता है। अभी पारिवारिक मामला है उनका, किसी के पारिवारिक मामला पर टिप्पणी मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है। अच्छा, तेजस्वी को आप कैसे देखते हैं? सीएम मटेरियल, सीएम फेस? नहीं, अभी तेजस्वी के अंदर परिपक्वता की ज़रूरत है। अभी वो मेच्योरिटी नहीं है जो एक सीएम के रूप में होना चाहिए। बाद में चलकर अनुभव गेन करेंगे तो हो जाए, हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं।
फिलहाल नहीं है। तो 2-3 ऐसे कुछ बता सकते हैं कि अगर ये इम्प्रूव करें तो तेजस्वी वाकई में सीएम मटेरियल हो जाएंगे, सीएम फेस हो जाएंगे? नहीं, एक तो एरोगेंसी कम करें, बॉडी लैंग्वेज जिस रूप में दिखाते हैं उस रूप में ना करें। सोसाइटी में एक तो उनके लोगों को खुद कंट्रोल करें, समझाएं कि कैसे रहना है। अदरवाइज उनको देखकर या उनकी पार्टी को देखकर या फिर थोड़ी चर्चा हो जाती है कि शायद सत्ता में पार्टी आ जाएगी, इसको सुनकर भी उनके लोग थोड़ा ज़्यादा ही चौराहे पे बाएं दाएं करने लगते मतलब आप यादव समाज की ओर इशारा करना हैं। चाह रहे हैं? आरजेडी समर्थक की बात हम अच्छा, कर रहे समर्थक की बात कर हैं। रहे हैं। आरजेडी समर्थक की बात हम कर रहे हैं। जी। तो इस तरह का संशोधन करना पड़ेगा। कई लोग कहते, आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, जी। जहाँ तक हम रीड कर पा रहे हैं, कई लोग दावा करते हैं आरजेडी के लोग कि अब 2005 के पहले वाली स्थिति नहीं है, आरजेडी अब बदल गया है। लेकिन मेरी समझ से अभी आरजेडी बदला नहीं, वही आरजेडी है। वही आरजेडी है। और जो लोग भी लोगों को भरोसा में लेना चाहते हैं यह कहकर कि आरजेडी बदल गया, उस समय वाली स्थिति नहीं होगी, मैं उनकी बातों का जोरदार खंडन करता हूं। मेरी समझ से अगर, हालांकि कहीं से दूर दूर तक इसकी कोई संभावना नहीं है, जी। लेकिन कल्पना ही सही, अगर आरजेडी की सरकार फिर से बन गई अभी, तो 2005 के पहले से भी बदतर स्थिति बिहार की हो जाएगी। हो जाएगी। बिल्कुल। बड़ी बात आप कह रहे हैं। अच्छा, मोदी जी में बहुत आस्था है, आपकी बड़ी आस्था है और बड़ा स्नेह भी है मोदी जी का आपके प्रति, दिखता भी है कई बार। तो क्या लगता है जो 2029 का वक्त होगा, फिर से लोकसभा के चुनाव होंगे, तो उसमें मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे या चीज़ें बदल जाएंगी देश की? देखिए, अभी विधानसभा से कहाँ लोकसभा पर चले गए। लोकसभा तो अभी तुरंत हुआ है कुछ दिन पहले। जी। अब फिर अगला लोकसभा होगा, उसके पहले परिसीमन भी होना है, उसके पहले महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की बात हो रही है उनके लिए भी सीटें आरक्षित होनी है। तो अभी देर है अगला लोकसभा चुनाव में, इसलिए उस पर अभी क्या चल, लंबा वक्त है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अच्छा, मोदी जी और अमित शाह, तो दोनों में से उपेंद्र कुशवाहा का किससे ज़्यादा क्षमता बनता है? नहीं, दोनों लोगों से मेरा बिल्कुल संबंध बहुत अच्छा है। अब उसमें किनसे ज़्यादा किनसे कम इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों लोगों से मेरा अच्छा है। जी। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की दिनचर्या क्या है? मतलब राजनीति के अलावा आपकी मतलब रुचियाँ क्या है? देखिए, एक तो अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने को संयमित रखना, संयमित मतलब खान पान, स्वास्थ्य के प्रति। आज हम देख रहे हैं कि नई पीढ़ी के लोग ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक हैं। और जी। अच्छा है, होना भी चाहिए। जी। तो हमारी दिनचर्या में भी मॉर्निंग वॉक करना, कुछ योगा करना, एक्सरसाइज करना, खाने पर नियंत्रण, जो कुछ भी हम खाना चाहते हैं जो हमको सूट करता है, आपके यहाँ अगर चले गए, आप लाख कोशिश कीजिए कि आप एक मिठाई खा लीजिए। जी। अगर हम रिक्वायरमेंट नहीं महसूस करते हैं तो हम हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन आपके आग्रह को उस वक्त ठुकराना है तो ठुकरा देंगे आग्रह पूर्वक, लेकिन नहीं खाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि खाना तो नहीं है, लेकिन क्या करें, लोग जिद करने लगते हैं। लोग जिद करते हैं, उनका काम है आग्रह करना, लेकिन उनकी जिद से अगर हमारा खुद का लाइफ प्रभावित हो रहा है तो उनकी जिद को आग्रह पूर्वक कह देना कि नहीं, ठीक नहीं है। तो इस रूप में हम अपने डेली लाइफ में अपने को रखने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे चलता है। अच्छा, वैसे मतलब कौन सी चीज़ खाने में जो पसंद है लेकिन अब नहीं खा पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ। यह भी हम आपको पता नहीं अब लोग भरोसा करेंगे कि नहीं। जी। हम जब तक मिठाई खाते थे तब तक कई बार ऐसा होता था, लोगों को शायद हंसी आए सुनकर। जी। हम घर से पटना आते थे, उस समय स्कूटर से आते थे, उसके पहले भी बस से आते थे। तो आते थे, दिन भर रहकर फिर शाम में लौटना है, तो दिन में कुछ खाना है तो किसी मिठाई की दुकान में जाकर भर पेट जितनी इच्छा है मिठाई खा ली। हाँ।
रोटी चावल दिन में नहीं खाकर मिठाई खा ली। हाँ। तो इस रूप में हमको मिठाई पसंद थी। लेकिन अब नहीं खाना है, तो यह भी नहीं कि देख करके मन में कोई लालच कि नहीं खा पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से। हम तो कई जगह रास्ते में जब यात्रा करते हैं और कहीं फेमस कोई मिठाई की दुकान है, तो वहाँ रोक करके और अब बाकी लोगों को खिलवाते हैं कि आप लोग अच्छा। मिठाई खाइए और आप हमारे टेबल पर खाते रहिए ना, कोई भी कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। तो इसलिए यह कि मन को पसंद है, लेकिन नहीं पसंद क्या, मन को उस रूप में आदमी एडजस्ट करता है। मन को बांध पसंद लिए हैं आप। बिल्कुल, हाँ, ये है मेरा। लेकिन एकटा बात ओहि इलाका में, मतलब समस्तीपुर और वैशाली मुजफ्फरपुर के इलाका में कि अगर चौक नजर आबि जाइ छै तब कचरी मूढ़ी, तो उपेंद्र कुशवाहा कचरी मूढ़ी परेशान करता है। चलिए मिठाई तो आप मन बांध लिए। कचरी मुढ़ी भी परेशान कुछ नहीं करता है हमको देख करके, जी। कुछ नहीं। हाँ, आपको खिलाएंगे हम, कचरी खाना पसंद है आपको, बैठिए खाइए। हाँ। हमको नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। हम्म। तो जो हमको मन है खाएंगे, नहीं मन है नहीं खाएंगे। और देख करके नहीं परेशानी है कि इस चीज़ को तो खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया, लेकिन क्या करें, अब घर का कोई आदमी नहीं, बहुत लोग होते हैं जी। जो घर में नहीं खाएंगे और बाहर जाएंगे तो जो डॉक्टर के द्वारा मना की गई कोई चीज़ है उसको खा लेंगे। जी। और कहता भी है कि यार घर में तो नहीं खाने देते हैं लोग, क्या करें। तो हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारी खुद की अपनी इच्छा और उसके हिसाब से हम चलते हैं। जी। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा को फिर से अगर जीवन शुरू करने का मौका मिले तो क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से राजनीति ही चुनेंगे? हमको सबसे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। तो यहाँ से कभी रिटायर करेंगे तो बाकी का जीवन बच्चों को पढ़ाने में मेरा लगेगा। अभी भी हमारे घर पर एक गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल तो पूरा नहीं कहेंगे, सपोर्ट जैसा है स्कूल से आने के बाद। जी जी। हमारे आसपास जो कुछ परिवार के लोग हैं उनके यहाँ फर्स्ट जनरेशन भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। तो बच्चा को कोई होमवर्क मिला स्कूल में तो घर में भी देखने वाला कोई नहीं है कि होमवर्क क्या है नहीं है, कोई है ही नहीं। तो वैसे बच्चों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, इसके लिए एक टीचर रख करके और वहाँ गांव के बच्चों को हम पढ़वाने का काम करते हैं। और कभी कभी मौका तो नहीं मिलता है, लेकिन जब भी कभी मौका मिला तो जाकर घंटा भर हमने भी कुछ पढ़ा दिया, तो हम करते हैं। तो इसलिए आपका जो यह है कि क्या राजनीति के बाद तो हमको मौका मिलेगा तो इसके बाद हम वही काम करेंगे। तो फिर से टीचर बनना। जी। अच्छा, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सबसे कठिन निर्णय जो आज अपने जीवन में रहा हो कि ये निर्णय गलत हो गया या अच्छा निर्णय रहा मेरा, अगर ऐसा कुछ अनुभव शेयर करना चाहें? देखिए, गलत निर्णय बाद में चलकर कोई निर्णय आपको लग सकता है किसी को भी कि शायद वह निर्णय नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति है उसको दिमाग में लाइएगा तो उस परिस्थिति के हिसाब से आदमी निर्णय लेता है ना। तो यह है, हाँ, ये बात ठीक है कि अगर हम जैसे एनडीए में थे जी और एनडीए में ही हम रहते तो स्वाभाविक रूप से हमको उसका लाभ बाद में ज़्यादा मिला होता। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हमारा निर्णय गलत था, क्योंकि उस समय की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय जो था वो सही था। जी। आदमी जितनी बार अपने जीवन में निर्णय लेता है तो जब निर्णय लेता है उस समय की परिस्थिति के हिसाब से लेता है ना। बिल्कुल। तो इसलिए अब वैसे तो पूरे जीवन में लिया गया निर्णय, आदमी सब निर्णय को लेकर पश्चाताप करने के लिए बैठना पड़ेगा किसी भी आदमी को। तो ऐसा नहीं है, निर्णय जब परिस्थिति जो थी उसके अनुकूल हमने निर्णय लिया, उसका लाभ हुआ, नुकसान हुआ, परिस्थिति बाद में चलकर बदल गई, वो अलग विषय है। जी। अच्छा, बस अब जो सवाल है हमारे वो बहुत कम शब्दों वाले, एकदम 1 से 2 शब्द में, जैसे धर्मनिरपेक्ष या निरपेक्षता, तो उसको अगर 1-2 शब्द में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, हम फिर वही बात करेंगे कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से राज्य मतलब सरकार किसी भी धर्म के में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सबको स्वतंत्रता है, इच्छा हमारी जिस धर्म को हम माने न माने, ये हमारी इच्छा या लोगों की इच्छा है, तो इस बात की स्वतंत्रता, और यही धर्मनिरपेक्षता है। यही धर्मनिरपेक्षता है।
अच्छा, अगर जैसे चिराग हो, मांझी हो, तो क्या लग रहा है इन लोगों की जो लड़ाई और ये तमाम जो अभी बयानबाजी है, तो इससे प्रभावित हो रही हैं चीज़ें? हाँ, निश्चित रूप से एनडीए के अंदर ही एनडीए के 2 नेता अगर आपस में कुछ इस तरह की बयानबाजी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में चर्चा तो होती है और यह ठीक नहीं है एनडीए की सेहत के लिए। तो इसलिए हम तो पहले भी हमने आग्रह किया है, और आपके माध्यम से भी हम आग्रह करते हैं कि कोई बात हो तो मिल बैठकर कमरे के अंदर बात कर लीजिए ना। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी, यह ठीक नहीं। अच्छा, ये आरएसएस जो है, जो उसके 2015 का भी उदाहरण है कि जिस तरीके से आरक्षण की समीक्षा आरक्षण को लेके आया था, तो उससे नुकसान हुआ था उस समय में। फिर उसी तरह के बयान आ रहे हैं, तो लगता है कि आरएसएस को संयम बरतना चाहिए? नहीं, देखिए, आरएसएस का बयान अब जातीय जनगणना के पक्ष में भी आ रहा है, तो आरएसएस इसमें कहाँ गलत है? आरएसएस तो पहले, अभी से बहुत पहले कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि आरएसएस भी जातीय जनगणना की बात करे। तो अब तो इतना संशोधन आरएसएस के अंदर भी हुआ है, तो इसलिए लेकिन अभी जो समाजवाद शब्द हटाने को लेकर के और धर्मनिरपेक्षतावाद, इस पर हमने भी कहीं देखा है, अब बहुत गौर नहीं किया हमने कि किनका बयान है, लेकिन कहीं से भी बयान हो तो हमारी पार्टी तो उस बयान का समर्थन नहीं कर सकती है जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता को संविधान से हटाने की जो बात हो रही, हमारी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है। अच्छा, प्रशांत किशोर, इधर चिराग पासवान और इधर तेजस्वी यादव, तो क्या लगता है ये सब मतलब सीएम फेस के हैं, नहीं हैं? वही तो जनता तय करती है ना, सीएम कौन हो, सीएम उसमें जनता का डिसीजन आने दीजिए। मतलब योग्यता नहीं दिखती है इन तीनों में से किसी चेहरे में? नहीं, योग्यता जैसी बात अब हम कैसे किसी को कह दें कि योग्यता नहीं है। जैसे कि तेजस्वी के बारे में आपने कहा, तो तेजस्वी में परिपक्वता की बात हमने कही। जी। अभी आदमी सीखता है अनुभव से ना, तो नए लोगों को सीखने में थोड़ा चाहिए ना, तो समय चाहिए, तो उसकी दृष्टि से हमने कहा कि कुछ और अनुभव की जरूरत है। योग्यता की बात हमने नहीं की, अनुभव की बात है, तो अभी अनुभव का अभाव है। चलिए, न्यूज़ हार्ट के पॉडकास्ट में इतना वक्त अपना कीमती देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम अगले एपिसोड में आएंगे किसी खास मेहमान के साथ, ऐसे ही बेबाक अपनी बात रखने वाले। धन्यवाद, नमस्कार।